हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सुशीला और आज फिर आप सभी का एक बार लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। आइए आज फिर एक बार बचे हुए जो मूलाधिकार के पार्ट्स से भाग था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी। लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिस्कस, ये भी जानना जरूरी है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अनुच्छेद 32 जो है क्या अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए उपचार से ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ उपचार की बात हो रही है, तो किसके उपचार की बात हो रही है वो भी देखते हैं, जानते हैं, जान लेते हैं आखिर ऐसा क्या है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 वैसे तो पढ़ रहे हैं कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये स्वयं में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार तो है ही, ठीक है, मौलिक अधिकार तो है ही, लेकिन ये साथ साथ अन्य जो मौलिक अधिकार हैं यानी जो अन्य मौलिक अधिकारों के बारे में जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अन्य मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा या कह लीजिए संरक्षक हैं, ठीक है, रक्षक हैं। कैसे रक्षक हैं? यानी ये स्वयं में तो मौलिक अधिकार है ही, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन अगर देखें तो ये साथ साथ अन्य मौलिक अधिकार यानी जो संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, या एक तरीके से कहिए ये रक्षक हैं, ठीक है, रक्षक हैं। इनके बारे में कहा गया है, यानी इस अनुच्छेद के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए व्यक्ति है, यानी कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, क्या कहा गया है? इसे क्यों संरक्षण उपचारों का अधिकार कहा गया है? कि भारत के किसी भी नागरिक को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति जो है सीधा सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक को जिस नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हुआ हो वो व्यक्ति सीधा जो है इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है या न्यायालय में अपनी याचिका याचिका को दायर प्रदान करने की अधिकार देता है, याचिका दायर कर सकता है। अब आगे देखिए, एक चीज और है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि भीमराव अंबेडकर जी ने इस अनुच्छेद को यानी अनुच्छेद 32 को संविधान, इसके महत्व को बताते हुए, संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि यह संविधान जो है क्या है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा या हृदय। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस अनुच्छेद के महत्व को बताते हुए कहा था कि ये जो अनुच्छेद है यानी इस अनुच्छेद के बिना संविधान का जो अर्थ है वो तर्कहीन, शक्तिहीन हो जाएगा। अगर ये अनुच्छेद ना होता तो संविधान का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, यानी इस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, सोल ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऐसी संस्था ही ना होती, ऐसी कोई मशीनरी ही ना होती जो मौलिक अधिकारों को संरक्षण गारंटी प्रदान करता, तो इन मौलिक अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं होता। यानी जब प्रवर्तन में ही इन मौलिक अधिकारों की कोई सुरक्षा ही कोई हमारे प्रवर्तन में ही ना होता, तो हम मूल अधिकार को लेकर क्या करते हैं, ठीक है। तो ये मूल अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी प्रदान करते हैं। इसलिए जो है अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और ये जो मौलिक अधिकार तो है ही, लेकिन साथ साथ अन्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है या रक्षक है, ठीक है, तरीके से गारंटी प्रदान करता है। और कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ हो, वो व्यक्ति जो है न्यायालय में जा सकता है, अपनी यानी उसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत यानी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है नागरिकों को उनके मूल अधिकारों के हनन पर यानी उनके मूल अधिकारों के विरुद्ध होने पर जो है ये न्यायालय जो है रिट जारी करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये न्यायालय जो है उच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है दोनों, वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होने पर यानी किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है तो उच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। ये दोनों न्यायालय यानी किसी व्यक्ति के यानी किसी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो ये दोनों न्यायालय यानी जो भी ये दो न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं उनके खिलाफ, ठीक है। ये दोनों जो है दोनों अनुच्छेद या दोनों न्यायालय के तहत 5 प्रकार की रिट 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। वो 5 रिट कौन कौन सी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो संवैधानिक उपचारों का महत्व है अधिकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और इसे समझना बहुत जरूरी भी है और आसान भी है। अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, कोशिश करूंगी आसान शब्दों में, ठीक है, भूलने का कोई सवाल ही नहीं बनेगा। तो देखिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, ये मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। एक चीज और है, देखिए रिट जारी करने का जो अधिकार है जो संविधान के द्वारा वो केवल 32 है, अनुच्छेद 32 है, लेकिन अनुच्छेद जो 32 है वो ये सुविधा प्रदान करता है यानी न्यायालय जो है यह सुविधा प्रदान करता है कि आपके क्षेत्र में यानी अगर विकल्प के रूप में उच्च न्यायालय मौजूद है तो पहले जो है व्यक्ति को यानी जो पीड़ित व्यक्ति है उसे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी चाहिए, ठीक है, उसे पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए, ना कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट। तो इसी अनुच्छेद के तहत 226 आर्टिकल के तहत ऐसी सुविधा प्रदान की गई है। अगर इसके बारे में बात करें तो 1950 के पहले बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास ये 3 ऐसे न्यायालय थे, ठीक है, जिनके द्वारा रिट जारी की जाती थी। और वो रिट जारी क्यों की जाती थी, जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर के अधिकार और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जारी किए जाते थे उस समय, यानी 1950 के पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, देश आजाद हुआ था उसके पहले, लेकिन उसे 1950 के बाद जो है ये जो सुविधा प्रदान की गई, जो 1950 के पहले बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास हाईकोर्ट ही केवल रिट जारी कर सकते थे। लेकिन जब शुरू में जो रिट शब्द आया, कहां से ये रिट शब्द आया है, अंग्रेजी कानून से, अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश, अंग्रेजी कानून से, ठीक है, ब्रिटिश से आया। अब ब्रिटिश में जो है पहले क्या था, यानी राजा, वहां का जो राजा है वो रिट जारी करता था। और देखिए इन रिट को एक नाम और दिया गया है, क्या कहा जाता है, न्याय का झरना, ठीक है, इन्हें न्याय का झरना कहा जाता है। इनको याद रख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन कहीं पूछ दे। इसे इन रिट को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है
किसे न्याय का झरना कहा जाता है, तो वो रिट है, रिट को न्याय का झरना कहा जाता है। ये ब्रिटिश से नाम दिया गया, नहीं ब्रिटिश से, अंग्रेज के कानून से आया है और इसे पहले जो है राजा द्वारा जारी किया जाता था। लेकिन अपने जब देश में, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय जब रिट जारी किया जाता था, तो इसका रिट का जो अर्थ था वो क्या था, रिट का क्या अर्थ था, विशेषाधिकार रिट। इसका क्या नाम था तब, विशेषाधिकार रिट, ठीक है। जब उस समय यानी देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय जब रिट जारी किए जाते थे, इनका क्या नाम था, विशेषाधिकार। शाब्दिक अर्थ क्या था, विशेषाधिकार रिट। और ये जो विशेषाधिकार रिट थे वो केवल अंग्रेजों के स्वतंत्रता और अधिकार को कायम रखने के लिए ही जारी किए जाते थे। लेकिन जब अपना देश आजाद हुआ तो 226 जब ये सुविधा रखी गई 32 अनुच्छेद, तो उसके बाद में ये भी प्रावधान लाया गया, 226 जब आर्टिकल जोड़ा गया, तो 226 आर्टिकल के तहत यानी जो पहले 3 ही केवल जो हाई कोर्ट थे उनको रिट जारी करने का अधिकार था, बाद में यानी भारत के जितने भी हाई कोर्ट है, इसमें कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है, शायद 25 हाई कोर्ट, सभी यानी सभी जितने भी हाई कोर्ट हैं सबको रिट जारी करने का अधिकार है। हालांकि ये जो सुविधा है रिट जारी करने की सुविधा, वो संसद के द्वारा अन्य किसी न्यायालय को भी रिट जारी करने का प्रावधान यानी अधिकार दे सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। अभी तक सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दो ही न्यायालय हैं जिनको रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो आइए आगे बात करते हैं कौन कौन से रिट हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले कौन सा रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद कभी भूलिएगा नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस। अंग्रेजी का भी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपने देखा होगा वहां पे सिर्फ इंग्लिश वर्ड ही यूज हुआ रहता है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हैबियस कॉर्पस जो शब्द है ये लैटिन वर्ड में है, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से इसको लिया गया है। और दूसरा क्या है, परमादेश, ठीक है। परमादेश, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैंडमस। उसके बाद आता है प्रतिषेध, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोहिबिशन। चौथे नंबर पे क्या आता है, उत्प्रेषण। आराम से पढ़िए, एक एक करके डिफाइन हो जाएगा। उत्प्रेषण इसको बोलते हैं सारियोरी। देखिए इतने टफ वर्ड है, नाम लेने में भी दिक्कत होती है, लेकिन क्या पढ़ना है, सर। पांचवा है अधिकार प्रच्छा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वारेंटो, ठीक है। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं, ठीक है। यानी न्यायालय के द्वारा जब याचिका किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जब नागरिक के द्वारा याचिका दायर की जाती है, तो इन 5 तरीकों से याचिका दायर की जा सकती है। अब देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे हैं, कौन सी याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए बंदी से मतलब ही सेंस निकला, देखिए शब्द को समझिए, बल्कि रटने की जरूरत नहीं है, शब्द से समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से इससे निकल के आ जाएगा। बंदी मीन्स होता है कैदी, ठीक है, कैदी या फिर जो जिसको गिरफ्तार किया जाए, कैदी तो सभी समझते हैं आई थिंक, कैदी, ठीक है। कैदी प्रत्यक्षीकरण का क्या, जो चीज सामने प्रत्यक्ष रूप से हो, ठीक है, यानी जिसको पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, को प्रस्तुत किया जाए, किसको प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। बंदी को प्रत्यक्ष मतलब सशरीर प्रस्तुत किया जाए, कहां प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय के समक्ष, ठीक है। हर जगह सुविधा क्या है, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो क्या बात होती है, यानी जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, यानी गिरफ्तार किया जाता है, तो न्यायालय जो है उस यानी जिसने गिरफ्तार किया है उस पदाधिकारी को यह आदेश देता है कि जो व्यक्ति कैदी है जिसको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर निश्चित समय निश्चित स्थान पर प्रस्तुत किया जाए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। और
इस पूरे मामले की यानी जो जिसके कारण व्यक्ति को पकड़ा गया है या उसको गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे मामले की जांच कर न्यायालय के द्वारा पूरी जांच होती है। अगर व्यक्ति का जो न्यायालय ने जो मुकदमा है, जो भी जिसके द्वारा उसे पकड़ा गया है, अगर वैध रूप से पाया जाता है तो उसे सजा सुनाई जाती है, अगर वो अवैध मामला पाया जाता है तो उसे मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक इसको समझ में आ गया होगा। बंदी का मतलब है कैदी, जच्ची का मतलब है कुछ प्रत्यक्ष रूप से सामने इसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। यानी इसमें जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, सशरीर प्रस्तुत करना होता है, ताकि उस मामले की जांच, और न्यायालय जो है उस मामले की जांच करता है। अगर मामला वैध पाया जाता है तो जो है व्यक्ति को कैदी यानी उसको सजा सुनाई जाती है, और अगर मामला जो अवैध होता है तो उसे मुक्त कर दिया जाता है। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, ये सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी, ठीक है, एवं निजी यानी व्यक्तिगत, ठीक है, निजी मतलब व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। यानी इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, देश में चाहे इमरजेंसी भी हो, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो कुछ ऐसे कुछ हनन अधिकार हुए थे उस समय, लेकिन बाद में जो सुविधा प्रदान की गई कि इमरजेंसी लागू होती है, यानी कोई भी इमरजेंसी आपातकालीन व्यवस्था है, आपातकालीन आ जाए, स्थिति आ जाए, लेकिन जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसको तब भी जो है उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, यानी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। यानी इमरजेंसी अगर लागू है देश में और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तभी उसे अधिकार होगा कि वो जो पीड़ित व्यक्ति, गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है, वो जो है न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। वो अपने अपने आप को दोषी क्या कहें, दोषी मतलब वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है, कि वो अपने पूछ सकता है कि मेरा क्या ये जो उसने अपराध किया है नहीं किया है, इसकी जांच हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक तरीके से मूल अधिकार है, ठीक है, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है, यानी चाहे इमरजेंसी हो या कोई भी स्थिति हो, व्यक्ति को जो है ये अधिकार होता है। ये सार्वजनिक और निजी यानी दोनों लोगों के लिए होता है। दोनों का मतलब चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे वो कोई निजी यानी व्यक्तिगत हो, सभी के लिए। तो निजी व्यक्ति मतलब कि व्यक्तिगत, यानी कोई सार्वजनिक संस्था है या प्राधिकरण है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति है, दोनों लोगों के लिए है। फिर देखिए इसमें आती है अगला चलते हैं, अगली तरफ बढ़ते हैं। परमादेश से देखिए इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है हम आदेश देते हैं। ठीक है, हम आदेश देते हैं। कौन किसको आदेश देगा? भाई देखो, जो न्यायालय है ये सिर्फ किसके लिए? सार्वजनिक पदाधिकारी के लिए, यानी जो सार्वजनिक पदाधिकारी हैं उनके लिए सिर्फ ये है। न्यायालय जो है सार्वजनिक पदाधिकारी को यह आदेश देते हैं कि जो व्यक्ति है यानी जो पदाधिकारी है वो अपने कार्य को कानून के अनुसार करे, यानी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। कर्तव्य का निर्वहन करे। ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति को अपने सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करने पर, यानी उसको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो है कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, यानी अपने कानून के जो उस पद पे जो अधिकार है उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो न्यायालय ऐसे पदाधिकारी को जो है आदेश देता है। ठीक है, आदेश देता है कि वो अपना कार्य जो है वो उसी हिसाब से यानी कर्तव्य का पालन करे या कानून के अनुसार करे। ठीक है, तो ये आदेश देता है, और इसमें जो है सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ ही सिर्फ जो है न्यायालय आदेश देता है। सार्वजनिक अधिकारी या बोले या फिर सार्वजनिक इकाई, सार्वजनिक निगम या सार्वजनिक संस्था भी इसमें आ सकती है। ठीक है, यानी ये जो सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी कोई पदाधिकारी है, इन सभी के खिलाफ जो है परमादेश जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। ठीक है, वो भी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए। फिर आता है अगला प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ही होता है रोकना। ठीक है, रोकना, यानी न्यायालय जो है अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को यानी अपने अधीनस्थ न्यायालय को अपने कार्य यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। यानी जो इसमें क्या कहा गया है, प्रतिषेध यानी रोकना। कोई न्यायालय जो न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है, यानी ना ज्यादा न कम, यानी जो उसका अधिकार है उस न्याय क्षेत्र अधिकार में रहकर ही वो कोई आदेश देगा या कोई कार्य निर्णय लेगा। ठीक है, अगर वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे यह
जो है उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को वो करने से रोकता है। ठीक है, क्या करता है? रोकता है। इसको बस ध्यान करिए, रोकता है, रोक लगाना है, ना कि कुछ और नहीं है, सिर्फ रोकता है। यानी तुम अपने न्याय क्षेत्र अधिकार में ही रहकर आदेश दो, काम करो। ठीक है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है? रोकता है, रोकना है, प्रतिषेध है, सिर्फ रोक लगाएगा। और ये भी जो है अधीनस्थ यानी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही आदेश देगा। जैसे अगर उच्चतम न्यायालय है तो वो अपने उच्च न्यायालय को देगा, और उच्च न्यायालय है तो वो जिला न्यायालय को आदेश दे सकता है। ठीक है, फिर बात करें उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण में देखिए, उत्प्रेषण प्रेषण से मतलब क्या होता है? भेजना। लेकिन यहाँ भेजने से मतलब सेंस लगाइए क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ वैसे होता है, क्या होता है? सूचना देना, सूचना या प्रमाणित करना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी जो उच्चतम न्यायालय जो उच्च न्यायालय है या न्यायालय है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण न्यायालय जिनको ट्रिब्यूनल कहते हैं, या कोई अर्ध न्यायालय न्यायालय है, उनको उनको उनके पास जो लंबित मामले हैं, ठीक है, लंबित मतलब जो पहले से जो लंबित हुए मामले पड़े हैं, यानी जहाँ पे कार्रवाई हो रही है, अभी हुई नहीं है, या हो रही है, या हो चुकी है, तो क्या करता है? उसकी जानकारी लेता है। ठीक है, ये जो है उच्च जो न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय से जो लंबित मामले अपने पास मंगाकर यह सुनिश्चित करता है कि कहीं जो वो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं या आदेश दिए गए हैं, वो कहीं यानी उसने अपने न्याय क्षेत्र से बाहर तो जाकर नहीं किया। ठीक है, ये देखिए दोनों बहुत ही सुंदर है, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट है, इसका काम सिर्फ रोक लगाना है। ठीक है, लेकिन इसका रोक लगाना नहीं ओनली है, दोनों है, मतलब ये रोक भी लगा सकता है और ये सहायता भी कर सकता है, यानी ये निवारक और सहायक दोनों प्रकार के हैं। लेकिन अगर प्रतिषेध की बात करें तो ये सिर्फ निवारक है। ठीक है, इसका काम सिर्फ रोक लगाना है, निवारक है, लेकिन ये सिर्फ निवारक और सहायक दोनों हैं। तो ये जो है ये लंबित मामले को अपने पास मंगवा कर या फिर पत्र द्वारा जारी करके यह सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है या आदेश दिया गया है वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर तो उसने नहीं किया, यानी इसकी जानकारी भी लेता है एक तरीके से और सूचना भी मंगवाता है या उसके बारे में जो है सहायता भी कर सकता है। तो इस तरीके से अपनी ये इंग्लिश वर्ड सर्योरियरी, ठीक है, सर्योरियरी, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं, इसमें एक चीज और है, देखिए पहले जब क्या था, इसमें जो न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्थ जो न्यायिक न्यायालय है उनके खिलाफ जो है उनको जो है ऐसी सूचना उनके खिलाफ ऐसा था, हाँ, उनके खिलाफ जो है रिट जारी करने का अधिकार था। लेकिन 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि ऐसे जो प्रशासनिक प्राधिकरण ऐसे प्रशासनिक प्राधिकरण जिनके द्वारा व्यक्तियों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं उनके खिलाफ भी रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें 1991 में ये प्रावधान जोड़ दिया गया, जो पहले सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल यानी अर्ध न्यायिक न्यायालय के खिलाफ था, अब इसमें प्रशासनिक प्राधिकरण भी जोड़ दिए गए हैं। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है? अधिकार, देखिए अधिकार परीक्षा, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ समझिए तो क्या होता है? आपका अधिकार क्या है। ठीक है, आपका अधिकार क्या है, यानी किसी सार्वजनिक कार्यालय में न्यायालय द्वारा उस अधिकारी से यह पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है, आपने किस अधिकार से यह कार्य किया है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये होता है कि कोई व्यक्ति यानी जो सार्वजनिक कार्यालय में या सार्वजनिक पदाधिकारी होता है उसे उसके पद और शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। ठीक है, और उसके जो अधिकार है उसको पूछता है कि आपने किस अधिकार से ये कार्य किया है, आपने किस अधिकार से यह कार्य किया है। अगर लगता है अगर न्यायालय को लगता है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक पदाधिकारी पर जो व्यक्ति कार्यरत है और वो कार्यरत जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो यानी उसकी जो पावर यानी जो पावर है, जो उसका अधिकार था, वो अधिकार से बाहर जाके कार्य कर रहा है, तो न्यायालय के द्वारा यह पूछा जाता है कि आपने ये किस अधिकार से कार्य किया है। और अगर जो सार्वजनिक जो पदाधिकारी है अगर वो अपने जवाब से न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाता, जो न्यायालय है अगर उस पदाधिकारी से संतुष्ट नहीं हो पाता है तो न्यायालय जो है
उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है, यानी उस न्यायाधिकारी को उस पद पर आगे के कार्य करने के लिए रोक लगा सकता है। तो इसमें ये चीज अधिकार परीक्षा नहीं हुआ वारंटो आपका अधिकार क्या है, यानी आपके यानी किसी भी व्यक्ति को, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति को उसके पद और शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर है तो वो ऐसा तो नहीं कि उसके अधिकार क्षेत्र में, उसके जो है पावर में नहीं है, फिर भी वो कार्य कर रहा है, उसको अनाधिकृत शक्ति कार्य यानी अनाधिकृत शक्ति कार्य करने से रोका गया है। आई होप समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे। जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी कोशिश की हूँ, एक बार और देख लेंगे। ठीक है, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कौन कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 32 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, 226 आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, और ये दोनों 5 प्रकार यानी 5 तरीके से रिट जारी किए जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, को प्रस्तुत किया जाए। इसमें किसी जो बंदी यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसको सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में ही निश्चित समय और निश्चित स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है और उस मामले की न्यायालय के द्वारा जांच होती है। अगर न्यायालय को जो है मामला वैध पाया जाता है तो उसे सजा होती है, अगर मामला अवैध होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है जो गिरफ्तार बंदी को। उसके बाद में परमादेश मैंडमस, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यानी जो न्यायालय है वो सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी या कोई सार्वजनिक इकाई हो, निगम हो या सार्वजनिक संस्थान, सरकारी संस्था है, उसके खिलाफ जारी किया जाता है। और इसमें जो है व्यक्ति को उसके कर्तव्य का निर्वहन जानने के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ ये रिट, परमादेश की रिट जो है जारी की जाती है। फिर अगला है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन यानी रोक लगाना। ठीक है, इसमें जो है कोई जो अधीनस्थ न्यायालय यानी न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय या जो प्राधिकरण है उनको रिट जारी करता है, यानी वो अपने, अगर लगता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए, सिर्फ रोक लगाने के लिए कि तुम अपने न्याय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय या आदेश नहीं दे सकते। फिर उत्प्रेषण का मतलब होता है यानी सूचना मांगना या प्रमाणित करना। तो इसमें चलिए यानी इसमें निवारक सहायक दोनों तरीके का होता है। इसका मतलब ये हुआ यानी न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय से लंबित मामले, जो पहले से लंबित मामले पड़े हैं, उनको मंगवा कर या पत्र द्वारा जारी करवा कर ये सुनिश्चित कराते हैं कि ये जो है अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई तो निर्णय नहीं दिया। ठीक है, यानी जो काम कर रहे हैं वो अपने न्याय क्षेत्र पर रहकर ही कर रहे हैं, न्याय क्षेत्र के अंदर। यानी हर एक कोर्ट का एक न्यायिक क्षेत्र होता है और वो अपने न्यायिक क्षेत्र के अंदर रहकर ही कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे न्यायिक क्षेत्र से बात करें, ठीक है, बात कर रहे हैं अधिकार परीक्षा में हो गया। इसमें व्यक्ति के पद और शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाती है, यानी पूछा जाता है कि आपका क्या अधिकार है, आपने किस अधिकार से कार्य किया है। अगर वो उसका संतुष्टिजनक जवाब नहीं होता है तो क्या न्यायालय के द्वारा उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है या फिर उस अधिकारी को कार्य करने से रोक दिया जाता है। इसका मतलब ये कि व्यक्ति के जो दावे हैं पद पर रहने वाले उसकी जांच करता है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के जो पदाधिकारी है उसके दावे, जैसे होता है कि मेरा ये दावा है कि मेरे ये कार्य क्षेत्र में है, तो उसकी जांच करता है, एक तरीके से उसकी जांच भी करता है। अगर जांच में वो ठीक से उचित रूप से नहीं पाएगा तो उसे जो है पद कार्य करने से रोक लगा दी जाती है और उसे पद को रिक्त घोषित भी किया जा सकता है। हाँ, तो मैं एक बात कर रही थी, एक होता है क्षेत्रीय न्यायिक, मतलब क्षेत्राधिकार जिसे बात करते हैं, क्षेत्रीय न्यायिक, और एक होता है क्षेत्राधिकार, एक होता है न्यायिक अधिकार। देखिए दोनों जो है इसी अनुच्छेद से संबंधित है। कैसे? देखिए जब बात करते हैं आर्टिकल 32 और 226 की, दोनों के पास जो है मूल अधिकारों के दोनों के पास जो है रिट जारी करने का अधिकार होता है और मूल अधिकारों से संबंधित, यानी मूल अधिकारों के हनन होने पर दोनों ही न्यायालय जो है वो रिट जारी कर सकते हैं, याचिका दायर, दोनों ही न्यायालयों में याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास केवल मूल अधिकारों से संबंधित ही रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है, न्यायिक अधिकार क्या है, ये सिर्फ मूल अधिकारों से संबंधित ही रिट जारी कर सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 ये कहता है।
लेकिन अगर बात करें 226, ये जो है मूल अधिकारों से संबंधित रिट तो जारी ही करते हैं, ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित रिट जारी करते हैं, साथ साथ प्लस सामान्य कानून से संबंधित भी रिट जारी कर सकते हैं, सामान्य कानून से संबंधित भी रिट जारी कर सकते हैं। अगर न्यायिक अधिकार की बात करें तो इसमें हाई कोर्ट की शक्ति ज्यादा होती है, 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट की जो शक्ति यानी ज्यादा इनके जिनका जो न्यायिक अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर बात करें क्षेत्रीय न्यायिक, ठीक है, क्षेत्र की बात करें, जैसे इनका जो न्यायिक अधिकार के मामले में ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, सॉरी हाई कोर्ट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, ठीक है। यानी न्यायिक अधिकार की बात करें तो हाई कोर्ट का जो अधिकार है वो ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। लेकिन जब क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रीय न्याय की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा हो जाता है, हाई कोर्ट का कम हो जाता है। कैसे? देखिए, हाई कोर्ट जो है, जो रिट जारी करने का जो अधिकार है वो केवल उस राज्य से संबंधित रिट जारी कर सकता है। माना कि अगर कोई मामला जो है किसी दूसरे राज्य से संबंधित है तो वो उस राज्य से संबंधित भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं। लेकिन अगर सुप्रीम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है ओवरऑल इंडिया में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जो है रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर क्षेत्रीय न्यायिक क्षेत्रीय की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति जो है पावर ज्यादा है, अगर न्यायिक अधिकार की बात करें तो यहाँ पे हाई कोर्ट की ज्यादा है। तो ये दोनों बातें हैं, ऐसे भी इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, खासकर ज्यादा के और कम के परिपेक्ष में, और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। न्यायिक क्षेत्रीय की बात हो, क्षेत्रीय क्षेत्र की बात हो तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ज्यादा है भाई, वो मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 कहता भी है, अनुच्छेद 32 जो है अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति यानी कोई भी भारत का नागरिक है और उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो बिना सोचे समझे वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 32 में ही बाद में न्यायालय ने के द्वारा ही बाद में सुविधा प्रदान की गई कि 226 आर्टिकल के तहत, कि जब 226 आर्टिकल के तहत यानी हाई कोर्ट जो है विकल्प के रूप में मौजूद है, यानी आपके न्याय क्षेत्र में है तो पहले जो है हाई कोर्ट जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज क्लियर। अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन बचेगा, कुछ मुझे बाद में आएगा तो मैं बताने की जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मैंने बता दिया है, ठीक है। अब सबसे मोटा मोटा याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार मौलिक अधिकार के साथ साथ ये अन्य मूल अधिकारों का रक्षक भी है, यानी सुरक्षक भी है, गारंटी भी देता है। और इसको जो है संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है, किसने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, इसके आगे अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 33 क्या है? सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। देखिए, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, तो देखिए संसद के द्वारा सशस्त्र बलों किस के लिए, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी एवं अन्य बल, अन्य पुलिस बल हो सकते हैं, कोई ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं। तो संसद के द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी या अन्य कोई ऐसे बल हैं, इन पर अधिकार
इनके मूल अधिकारों पर, यानी ये जो यहाँ पे जो बात हो रही है सशस्त्र बल, पुलिस बल, सैनिक, अर्धसैनिक बल, इनके मूल अधिकारों पर, इनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, एक शब्द है देखिए, युक्ति युक्त प्रतिबंध, प्रतिबंध प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद जो 32 है वो संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी, अन्य बलों पर मूल अधिकारों, यानी इनके मूल अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्ति मतलब कि उचित रूप से या किसी उचित प्रक्रिया के तहत, ठीक है, या विधि, ठीक है, किसी विधि के तहत उचित रूप से, ऐसे नहीं कि मतलब प्रॉपर जो है संसद के द्वारा विधि यानी नियम कानून बनाया जाता है और उस कानून के तहत ही जो है उचित रूप से सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी या अन्य जो बल हैं इनके मूल अधिकारों पर, ठीक है, इनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि किसी इन जो बल हैं इनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए संसद के द्वारा जब कोई विधि या कानून, संसद के द्वारा जब कोई विधि या कानून का निर्माण किया जाता है तो इन विधि और कानून के खिलाफ न्यायालय में चुनौती देने से रोक लगाता है। यानी इन ये विधि और जो विधि और कानून है इस आधार पर इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये जो कानून और जो विधि है यानी ये जो सैनिक बल हैं इनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अनुशासन बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखना और उस क्षेत्र के उचित कार्य हो पाए। ठीक है, जो कार्य वहां के उचित रूप से कार्य किए जा सकें। तो कहने का मतलब ये है जो सशस्त्र बल है, वैसे तो मूल अधिकार भारत में सभी के लिए मूल अधिकार, हर कोई जो नागरिक है अगर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा जो है न्यायालय में याचिका दायर कर देता है, यानी उसके खिलाफ रिट जारी करवाई जाती है, यानी अपने खिलाफ उसके खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं, न्यायालय करता है। लेकिन उसके अपोजिट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सशस्त्र बल है, पुलिस बल है, हम सभी को पता है कि इनका काम जो होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, कानून व्यवस्था शांति को बनाए रखना है, सुरक्षा से संबंधित है। तो अगर ठीक है, अगर ये संसद के द्वारा अगर कोई कानून नियम विधि बनाए जाते हैं तो इस आधार पर जो है न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये जो है इन लोगों के मूल अधिकारों को हनन कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे ही जो कुछ है, कुछ ऐसे संसद के द्वारा नियम बनाए गए हैं, विधि बनाई गई है, जैसे कि नौसेना अधिनियम 1900 एक्ट 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और सैन्य अधिनियम, सैन्य एक्ट ये भी 1950, और एक है पुलिस बल या कहेंगे अधिकारों पर प्रतिबंध। ठीक है, अधिकारों पर प्रतिबंध जो है 1966, या सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल। ये जो एक्ट है, अधिनियम है, ये संसद के द्वारा प्रभावी रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, यानी संसद के द्वारा इन नियमों को बनाया गया है, उनको प्रभावी बनाने के लिए इन नियमों को, इन सशस्त्र बलों, पुलिस बलों को प्रभावी बनाने के लिए ये अधिनियम बनाए गए हैं और उनको प्रभावी रूप से लागू किया गया है। तो आई होप है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सशस्त्र बल और जो मूल अधिकार की जो बात हो रही है यहाँ पर जो है संसद के द्वारा विधि बना करके या कानून बना करके सशस्त्र बलों या पुलिस बलों के मूल अधिकारों पर युक्त रूप से प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो है अनुशासन बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, इस उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। ठीक है, और इन जो सशस्त्र बल, सैनिक बल हैं, इन सभी को जो है स्वतंत्रता के जैसे अधिकार की बात करें तो इनको ना संघ बनाने का अधिकार होता है, ना तो कहीं विचरण, यानी कहीं भी घूम नहीं सकते हैं, और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी इनको प्रतिबंध होता है, ये कोई सार्वजनिक सभा नहीं कर सकते हैं, कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जो अनुच्छेद 19 है
उस पे भी काफी देखेंगे तो उस पे भी प्रतिबंध लगा रहता है। अगर पूरे सशस्त्र बलों की बात करें तो जो पूरे वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, यानी जो इन सशस्त्र बलों, पुलिस बलों में, अर्धसैनिक बलों में जो वहाँ पे और जो नीचे लेवल पे जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी इसी में शामिल किया जाता है, यानी उनके भी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज और है, देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सशस्त्र बलों से संबंधित कानून या विधि बनाने का अधिकार किसको है, यानी कौन विधि बना सकता है सशस्त्र बलों, तो ओनली कौन, सिर्फ संसद बना सकता है, ना कि राज्य विधानमंडल। ठीक है, ना कि राज्य विधान, यानी किसी भी राज्य विधानमंडल को ये कानून बनाने का अधिकार नहीं है। किसको है केवल अधिकार, संसद को ही केवल अधिकार है कि सशस्त्र बलों से संबंधित मूल अधिकार, यानी जो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, केवल विधि बनाने का अधिकार संसद को ही है। आगे बात करें तो अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 आर्टिकल, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध तब लगाता है, यानी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध तब लगाता है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, सॉरी एक मिनट, इसमें क्या कहा गया है, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। मैंने सबसे पहले जानिए मार्शल लॉ का होता क्या मतलब है इसका। देखिए जो मार्शल लॉ का अर्थ होता है वो क्या होता है, सैन्य शासन। मार्शल लॉ शब्द को जो है संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, यानी इसका कोई परिभाषित, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सैन्य शासन, इसका मतलब सैन्य शासन से मतलब है। और ये मार्शल लॉ जो शब्द है वो ब्रिटिश कानून से आया है। और अब बात करते हैं तो मार्शल लॉ यानी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध तब लगाते हैं जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू होता है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई दंगा हो गया है, कोई अशांति हो गई है, ठीक है, कोई हिंसा हो रही है, तो इस तरीके से, यानी हिंसा विद्रोह हो गया हो, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई हिंसा विद्रोह दंगा ऐसी घटना घटित हो गई हो, तो वहां पे जो है मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू होता है। और जब इस क्षेत्र में अगर सैन्य शासन लागू होगा तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है, ठीक है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है। जैसे अगर किसी जगह पे कोई दंगा हो गया है या कोई घटना घटित हो गई है, कोई हिंसा ऐसी हो गई है जहां पे अशांति व्यवस्था फैल गई है, तो सैनिक शासन यानी सैन्य शासन जो है वहां पे लागू हो जाता है और उस क्षेत्र में जो है मूल अधिकार पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अगर किसी क्षेत्र पर मार्शल लॉ लागू है तो सैन्य शासन के द्वारा यानी सैन्य के द्वारा जो सामान्य कानून होते हैं, सामान्य कानून का जो प्रशासन का को अपने नियम के अनुसार संचालित करते हैं। अपने नियम मतलब वो सैनिक जो है, जो सैन्य शासन है, वो अपने अकॉर्डिंग वहां पे नियम संचालित करते हैं और जितनी भी सरकारी इकाइयां हैं, जितनी भी गवर्नमेंट इकाइयां हैं, संस्थाएं हैं, उनको अपने हिसाब से संचालित करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से संचालित करते हैं। कौन, सैनिक या सैन्य जो सैन्य बल है, ठीक है। इसमें बस इतनी बात बताई गई है, इतना समझ लीजिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वैसे तो सभी को पता ही है कि मार्शल लॉ या सैन्य शासन से मतलब यही है कि जहां पे कोई ऐसी अव्यवस्था यानी अशांति हिंसा विद्रोह ऐसी कोई घटना घटित हो गई हो, ठीक है, वहां पे जो है सैन्य मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगा, यानी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे वहां पे सैन्य शासन लागू होता है वैसे ही मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और ये जो है सैन्य शासन इसलिए लागू होता है वहां की व्यवस्था कानून बनाने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए, ठीक है। और अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि या कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसे कानून, कोई ऐसे कानून जिनका डायरेक्ट संविधान में उल्लेख नहीं है, तो उनके बारे में जो है संसद को यह अधिकार है कि वो मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, यानी उसमें कुछ आगे के प्रावधान जोड़ने के लिए अधिकार देता है। कोई भी कानून या विधि बना सकता है संसद, इसमें भी संसद ही केवल बना सकता है।
राज्य विधानमंडल को ये अधिकार नहीं होता है। हालांकि कुछ मामलों में उनको बनाने का अधिकार है, लेकिन जो है सैन्य शासन से संबंधित अधिकार नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक बात और कि जो मार्शल लॉ की बात करें, ठीक है, फिर कभी जो है अगले वीडियो में कभी बताने की कोशिश करेंगे जो मार्शल लॉ है और जो आपातकालीन है। ठीक है, मार्शल लॉ और आपातकालीन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, यानी मार्शल लॉ किस सिचुएशन में लगाया जा सकता है और आपातकालीन जो राष्ट्रीय आपातकालीन जो होता है वो किस सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में लागू होती है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, मार्शल लॉ जो है किसी विशेष क्षेत्र में, भारत के किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, सभी जगह नहीं, किसी विशेष क्षेत्र पर ही लागू होता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकालीन है तो ओवरऑल इंडिया में लगेगा। ठीक है, तो इतना है, फिर कभी जब मौका मिलेगा तो जरूर इन दोनों के बारे में डिफाइन करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई कमी है, ठीक है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा, ताकि हम अपनी टीचिंग में या अपने जो भी कंटेंट में मैं सुधार कर सकूं, और आप सभी का सहयोग रहेगा तो मैं हो सकता है बहुत अच्छा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। आप सभी अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।